नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विधायक के बोल स्मार्ट सिटी की खुली पोल। शहर को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से लाई स्मार्ट सिटी परियोजना ने देहरादून के लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट करने का सपना तो साकार नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जगह जगह पर गड्ढे और सड़कों में जलभराव की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के मंत्री और विधायक भी स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तो साफ कहा कि स्मार्ट सिटी ने शहर का जो नाश मारा है, ऐसा हाल वो अपनी विधानसभा का नहीं होने देंगे और स्मार्ट सिटी के कार्य अपनी विधानसभा में नहीं होने देंगे। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य अंतिम चरण में है। वहीं विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में मई के महीने में हुई हल्की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से लाई स्मार्ट सिटी परियोजना ने देहरादून में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट करने का सपना तो साकार नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जगह जगह गड्ढे और सड़कों में जलभराव की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के नेता और विधायक भी स्मार्ट सिटी देहरादून के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तो साफ कहा है कि स्मार्ट सिटी ने शहर का जो नाश किया है, ऐसा हाल वो अपनी विधानसभा का नहीं होने देंगे और स्मार्ट सिटी के कार्य अपनी विधानसभा में नहीं होने देंगे। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम अंतिम चरण में है। जनता को जरूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सुविधा के लिए थोड़ी दिक्कतें तो होंगी। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है तो मालूम है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेलर नहीं बना है। जो भी मेरी जानकारी में है मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया। तो मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेलर तक वो ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, इतना है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है। जब तो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के काम अब अंतिम चरण में है। अभी स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों को बुलाकर जितनी कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि बरसात से पहले पहले ये खुदाई वाले काम कम से कम कंप्लीट हो जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने खुदाई के काम हमारे हैं ये बरसात से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। स्मार्ट सिटी की वजह से जनता को दिक्कतें हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, दिक्कतें हो रही है। लेकिन जब कोई कार्य होता है तो उस समय परेशानी भी होती है। अब जैसे हमारा परेड ग्राउंड बनकर तैयार हो गया, ऐसे हमारे वाटर एटीएम तैयार हो गए, हमारे स्मार्ट शौचालय तैयार हो गए। जो जो काम कंप्लीट हो गए हैं वो देखने के साथ साथ शहर को जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने चाहिए थे उससे शहर भी अच्छा हो रहा है, शहर का वातावरण भी अच्छा हो रहा है। आपको बता दें कि दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्मार्ट स्कूल, ई कलेक्ट्रेट, कमांड सेंटर जैसे अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जो कि पूरे हो चुके हैं। जबकि सीवरेज लाइन, स्मार्ट टॉयलेट, दून लाइब्रेरी, पेयजल आपूर्ति, पलटन बाजार, सौंदर्यीकरण, स्मार्ट पुल लगाने जैसे अनगिनत काम अभी अधूरे चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। हालांकि कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। विपक्षी दलों ने स्मार्ट सिटी के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। ये जो स्मार्ट सिटी वाली बात है, काफी दिनों से ये बात चल रही है और पूरे देहरादून को आप देख लो स्मार्ट सिटी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, पानी भर रहा है। अब बरसात आने वाली है लेकिन अभी इस पर काम नहीं हुआ।
ऊपर से कल ही ये पता चला है कि केंद्र सरकार ने तो उनका बजट भी कम कर दिया। अब ये कैसे इस काम को पूरा करेंगे, ये सवाल सरकार से हम लोगों का भी है। दूसरी बात कि आपने जब आपके पास फंड नहीं था तो आपने ऐसा क्यों करा कि जगह जगह आपने खुदाई शुरू करवा दी? आप लोगों को पहले अपने फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी, फंड के आवंटन के बाद आप कम से कम कार्रवाई शुरू करते। जो आज लोगों को दिक्कतें हो रही है, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब कुछ नहीं होता। तो मैं तो उत्तराखंड सरकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 638 करोड़ रुपए खर्च करके ज़रा देहरादून का वो कोना बता दें, वो पार्क बता दें जो स्मार्ट सिटी के तहत कुछ स्मार्ट हुआ हो। देहरादून में आज सड़क और गड्ढे में अंतर ही कहीं नज़र नहीं आता। सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई है, कहीं बिजली के तार हाई टेंशन गिर रहे हैं। कहाँ पर स्मार्ट है? एक जुमला बनकर के रह गया कि स्मार्ट सिटी। तो आम आदमी पार्टी ने तो इस संबंध में एक धरना भी दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई इलाज नहीं बता पाए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से जनता को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देहरादून में इस परियोजना के तहत चल रहे कार्य लोगों को सुविधा देने के बजाय उनकी मुश्किलों को बढ़ा रखा है। टूटी सड़कें आए दिन हादसों को बढ़ावा दे रही हैं। तो वहीं भाजपा के ही मंत्री विधायक इस परियोजना के तहत चल रहे कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये भी है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी देहरादून के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट बढ़कर 550 करोड़ रुपए रह गया है। ऐसे में सरकार कैसे स्मार्ट सिटी का सपना साकार कर पाएगी, तो बड़ा सवाल है। उत्तराखंड स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, अगर उत्तराखंड में विकास की बात हो तो हम स्मार्ट सिटी को कैसे भूल सकते हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम दावे यहां पर किए जा रहे हैं। सरकार लगातार जहां स्मार्ट सिटी को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर उनकी ही सरकार के, यानी कि बीजेपी की ही सरकार के लोग अब इस पर तमाम सवाल खड़े करने लगे हैं। साथ ही साथ अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहां पर आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर गड्ढे ज्यादा हो गए हैं, जाम ज्यादा लगने लगा है, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो अलग अलग चीजें भी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से विपक्ष भी इसका लगातार विरोध करता हुआ अभी तक नजर आया है। लेकिन अब सरकार के लोग ही इस पर सवाल खड़े करने लगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार बीजेपी के ही लोगों ने इस स्मार्ट सिटी के कार्य पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विपिन खन्ना जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम खत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हनी पाठक जी आपसे ही करूंगी। जब भी बीजेपी के कार्यों की बात होती है तो उसमें स्मार्ट सिटी का नाम सबसे पहले आता है सर्वप्रथम, और स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम लोग सवाल उठाते आए हैं। विपक्षी दल तो लगातार इस पर सवाल उठाते आए हैं, लेकिन अब आपकी ही सरकार के लोगों ने इस पर सवाल उठाना खड़ा कर दिया। अनम्यूट कीजिएगा हनी पाठक जी। अनम्यूट है जी जी, कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है? जी जी। आपने ये जो सवाल किया कि आपकी सरकार के ही लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई भी गलती कहीं से पाई जा रही है तो उस पर अगर हमारी सरकार के लोगों ने सवाल उठाया है तो वो तो अच्छी बात है ना, कि अगर वहां के क्षेत्रीय विधायक को उसमें कोई कमी नजर आई है तो उन्होंने उस पर सवाल उठाया है कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होगी। अगर पानी की निकासी ठीक से नहीं की जाएगी तो पीछे नाला ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होने से वहां के रहने वाली क्षेत्रीय जनता को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आने वाले समय में बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अगर क्षेत्रीय नाले उफान पर आएंगे और वहां की क्षेत्रीय जनता को दिक्कत आएगी, अधिकारी अगर वो काम ठीक से नहीं किया तो क्षेत्रीय विधायक ने अगर उस चीज का संज्ञान लिया है और उस पर सवाल उठाया है तो वो तो अच्छी बात है कि वो जनता के प्रति समर्पित है। जनता ने उनको एक एक वोट दिया है, और वोट दिया है तो उनको जनता को उसके प्रति आभार व्यक्त करना है। आभार व्यक्त करने का कई तरीका होता है। कुछ लोग ये कह के
आभार व्यक्त करते हैं कि जिसको जिस जगह से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। और कुछ लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि यहाँ कमी है, इसको पूरा करो, नहीं तो मैं इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करूंगा। तो दोनों में अंतर समझने का प्रयास किया जाए कि कुछ लोग कहते हैं कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खाओ, मैं आंखें बंद करूंगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस विभाग में ये कमी हुई है, इसको पूरा करो, तब मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। तो अंतर जनता समझी है, तभी जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, और जनता के आशीर्वाद को हम लोग पूरा करके खरे भी उतर रहे हैं, और उस पर कार्य भी हुआ। तुरंत ही उस प्रोजेक्ट की सौंपा गया उस प्रोजेक्ट को, और उस पर कार्य भी कल ही होना शुरू हुआ है। जैसे ही क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली जी ने इस बात को ढंग से देखा है, क्योंकि वो 2 बार के मेयर रह चुके हैं, उनको उस चीज के बारे में थोड़ा बारीकी से पता है, उन्होंने उस कार्य को बारीकी से देखा है। उन्होंने जैसे ही उस बात को कहा है, उस पे तुरंत ही प्रोजेक्ट तैयार किया गया और उसको कल सबमिट भी किया गया, उस पे होगा भी। तो इससे जनता को लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त होने वाली हर चीज पर अगर क्षेत्रीय विधायक आवाज उठाता है तो वो सही बात है। और जहां तक रही कि स्मार्ट सिटी के कार्य से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल देखिए, स्मार्ट सिटी में जब कार्य होता है, गड्ढे सड़कें खोदी भी जाती हैं, सड़कें खोद के उसको बनाया भी जाता है, मरम्मत करी भी जाती है। तो जब मरम्मत होती है तो कुछ ना कुछ विघ्न का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी मेयर गामा जी भी इस चीज को कह रहे हैं कि जनता को सामना करना पड़ रहा है परेशानी का, उससे हम लोग भली भांति अवगत हैं। और मैं स्वयं भी अवगत हूँ, क्योंकि मैं भी एक्टिवा चलाती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, मुझे भी परेशानी होती है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आगे का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में जब हमारा प्रदेश एकदम स्मार्ट सिटी के रूप के स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है, तो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये देखते हुए मुझे थोड़ा सा अगर धैर्य रखना पड़ रहा है, तो उसको मैं रखूंगी, क्योंकि हमारा प्रदेश सुंदर हो रहा, स्वच्छ हो रहा है। और स्मार्ट प्लेट आप देख ले, दून की लाइब्रेरी आप देख ले। ठीक है हनी जी, देखिए ये आपका एक पक्ष हो गया, जरा मैं और लोगों को भी सुन लेती हूँ, उसके बाद वापस इस पर चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर आप प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, ये अभी गामा जी की बाइट सुन रहा था मैं, तो गामा जी कह रहे थे कि अंतिम चरण में स्मार्ट सिटी का काम है, जबकि वो ही लेटर बम फोड़ चुके हैं। शायद इस बात को भूल गए हैं कि उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाने वाले गामा जी थे, उसके बाद खजानदास जी ने सवाल उठाए, और अब विनोद चमोली जी ने भी सवाल उठा दिए हैं। और जो अभी आपने कहा कि बजट भी आधा कर दिया गया है स्मार्ट सिटी का, तो कहाँ से पूरा होगा? अभी मेरी बहन प्रवक्ता कह रही थी कि गड्ढे भरे भी जाते हैं, गड्ढे खोदे भी जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि गड्ढे खोदे जाते हैं, उनको भरा भी जाता है। वो भरना इनके जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भूल जाते हैं, वो जनता की समस्याओं को लेकर भूल जाते हैं। मेरा मानना है स्मार्ट क्या है? आपने ट्रैफिक व्यवस्था कितनी स्मार्ट करी है, फुटपाथ कितने स्मार्ट करे हैं, शहर का ड्रेनेज सिस्टम कितना स्मार्ट किया है। आप जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और मात्र 15 से 20 दिन रह गए हैं बरसात में। अभी तो केवल ये केवल 2-3 दिन की बरसात थी जिसमें स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है, लेकिन जब 4 महीने की बरसात होगी तब स्थिति क्या होगी? जबकि अभी इन्होंने कितने अधिकारी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बदल दिए हैं, और अभी हाल ही के दिनों में लगभग 15 से 20 दिन पहले की बात है, इन्होंने 1 साल का समय और ले लिया है। 600 से 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो मुझे लगता है स्मार्ट कितना इन्होंने बनाया है। अभी चर्चा हो रही थी पलटन बाजार की, तो पलटन बाजार कितना स्मार्ट बन गया है, परेड ग्राउंड कितना स्मार्ट बन गया है। जनता की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए। अनम्यूट कीजिएगा विपिन जी। जो विधायक हैं ये केवल जो है ये टीवी पे आके केवल जो है बयानबाजी करते हैं, इनके विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे मंत्री हो, लेकिन मुझे लगता है जो अधिकारी हैं उनके ऊपर इनकी लगाम नहीं है। अधिकारी क्योंकि सरकार की नहीं सुनते हैं, इसलिए वो अपने मन से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि को तो जी मैं वापस आऊंगी। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कमांडो प्रमोद रावत ने दी जान। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कमांडो ने अपनी जान दी। धामी की सुरक्षा में तैनात था कमांडो प्रमोद। सूचना मिलते ही सीएम आवास में मचा हड़कंप। पुलिस के आला अधिकारियों ने किया दौरा।
बता दें आपको कि धामी की सुरक्षा में तैनात था कमांडो प्रमोद, जिसने दी अपनी जान। सूचना मिलते ही सीएम आवास में मचा हड़कंप। पुलिस के अधिकारियों ने किया दौरा। पौड़ी का रहने वाला था कमांडो प्रमोद रावत, जिसने सुसाइड कर लिया है। कमांडो प्रमोद रावत ने दी अपनी जान। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि धामी की सुरक्षा में तैनात था कमांडो प्रमोद। सूचना मिलते ही सीएम आवास में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही सीएम आवास में मचा हड़कंप। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। विपिन खन्ना जी का अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी मेरा कहना ये था कि जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधियों का तो जनता के प्रति एक जवाबदेही होती है, लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेही होती है सरकार के प्रति। यदि सरकार के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं कि इतना लंबा समय और इतने अधिकारी बदलने के बाद भी ये स्मार्ट सिटी के काम पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आज जगह जगह ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, ट्रैफिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इनको बार बार फुटपाथ तोड़कर नए बनाने पड़ रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे और नालियों से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें जो है जनता के सामने आ रही हैं। जनप्रतिनिधि तो ठीक है, कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं कि जी मैं काम नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो काम ना होने दें। मेरा मानना है सरकार को जो अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है उन पर लगाम होनी चाहिए, उनको सख्ती से बोलना चाहिए, उनको एक डेडलाइन देनी चाहिए। ये बार बार क्यों सरकार ये समय को बढ़ा देती है? भाई सरकार अधिकारी ने कहा कि हमको 1 साल और चाहिए, सरकार ने कहा ठीक है जी ले लीजिए। अब क्या गारंटी है कि 1 साल बाद भी इस स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो पाएगा? विपिन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं और लोगों की भी जरा इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनुपम खत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं शोक संवेदना प्रस्तुत करना चाहूंगा प्रमोद रावत जी के परिजनों को। आपके चैनल के माध्यम से अभी अभी ब्रेकिंग से पता चला कि उन्होंने इस तरह से उनकी जान चली गई है। कारण इसके पीछे कुछ भी हो, एक दुखद घटना है और मैं जो है पूरे उत्तराखंड परिवार की तरफ से इसको शोक प्रस्तुत करता हूँ। जी देखिए, स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही है, अभी हमारे मित्र हैं विपिन जी कह रहे थे कि बार बार नए नए ये लोग कोशिशें कर रहे हैं, फुटपाथ तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है, हमारे मेयर साहब कह रहे हैं। और भाजपा से ही विधायक चमोली जी सवाल उठा रहे हैं। सवाल पहले गामा जी ने भी उठाए, अब गामा जी फेवर कर रहे हैं, अब विनोद चमोली जी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा तो ये देख रहा हूँ कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई है, यहाँ एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। नोटों को लेके जब एक्सपेरिमेंट हो गए तो फिर बताइए क्या बात बचती है। इनका प्रबंध का जो स्तर है वो प्रबंध का स्तर दिखता है साफ साफ। डीमोनेटाइजेशन कह के नोटबंदी की गई, 2000 का नोट लॉन्च किया गया और 7 साल भी उस नोट को ये टिका नहीं पाए। और कहे तो 7 साल भी ज़्यादा है, 2 साल के अंदर तो इन्होंने छपाई बंद कर दी थी उस नोट की। तो इस तरह की जब सरकार अनियमित रूप से अपने सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े इवेंट्स चला के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जनता को काम शुरू करती है और बेतहाशा दौड़ को दौड़ना चाहती है एक सक्सेस की, तो ये सब गलतियां होती चली जाती हैं क्योंकि मूल कामों पे ध्यान नहीं होता। अब स्मार्ट सिटी दी देहरादून को, वादे कुछ और थे लेकिन हाल कुछ और हाथ में है। आज इतने सालों बाद अगर हम देखते हैं तो लोग मुझे कहते हैं या इससे पहले तो उतने साल पहले खत्री जी ये सही था, जैसा पहला देहरादून था वैसे ही सही था, कम से कम ऐसे ही करके दे दें, हम उसे स्मार्ट मांग लेंगे। तो जब जनता की अब धारणा ये सोच इस तरह के व्याख्यान के रूप में बदल गई है, उसके बाद भी
अपने कामों की नाकामियों को छुपा के किस तरह से बात को बैलेंसिंग करना है वो मायने नहीं रखता। क्योंकि आप कितना भी समझा लें, हकीकत सबको दिख रही है, परेशानियां हो रही हैं। अब अगर मैं सत्ता पक्ष में हूं तो परेशान होने के बाद भी नहीं कह पाऊंगा। अगर कोई विधायक जी कह देते हैं तो कहा जाता है भाई ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये आवाज उठाई, ये दिखाता है कि हमारे विधायक जनता के प्रति कितने समर्पित हैं। पर इसका जो फैक्ट है, जो असली चेहरा है, उसको शब्दों के जाल से छुपाया जाता है। असली चेहरा तो यह है कि खुद विधायक कितना शुद्ध है, जिसकी सरकार बनी बैठी है, जिनके नाम पे वो विधायक बना, वो आज खुद ही कितना शुद्ध है कि वो कह रहा है भैया मेरे क्षेत्र में मत घुसो, तुम्हारा तो आना ही बड़ा आतंक है, पूरा शहर खोद के छोड़ दिया, धर्मपुर भी खोद डालोगे। तो इस विषय को इतना खूबसूरती के साथ जो आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने पेश किया, मैं उनकी वाक्पटुता की सराहना करता हूँ। लेकिन असली बात तो यह है कि हम बात कर रहे हैं देहरादून में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है उसको लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बीजेपी ही की पार्टी के जो विधायक है वो भी इस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं कुलदीप राणा जी का यहाँ पर रुक करना चाहती हूँ। कुलदीप जी, यहाँ पर जिस तरीके से अभी हनी पाठक जी ने इस पर बयान दिया है, साथ ही साथ जिस तरीके से विनोद चमोली जी ने कहा कि वो अपनी विधानसभा में तो इस तरीके का काम होने ही नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां इसकी इतनी तारीफ हो रही है, अगर हम सुने तो इतनी वाहवाही लूटी जा रही है इस स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ खुद की ही पार्टी के लोग जब इस तरीके के आरोप लगा रहे हों। कुलदीप राणा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी ऐसी बताएं। कुलदीप राणा आपकी आवाज क्लियर नहीं जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या अपना सवाल दोहराएंगे आप? कुलदीप राणा जी, मैं ये कह रही हूँ, स्मार्ट सिटी पर जिस तरीके से इससे पहले विपक्ष आरोप लगाता आया है, इससे पहले खुद सुनील उनियाल गामा भी लगा चुके हैं, इससे पहले और भी कई लोग इस पर आरोप लगा चुके हैं, और अब विनोद चमोली का भी नाम इसमें ऐड ऑन हो गया है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देहरादून स्मार्ट सिटी बीजेपी के लिए और सरकार के लिए गर्म दूध हो गया है। ना तो निगला जा रहा है, ना तो उगला जा रहा है, और स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद निकाय चुनाव होने, और देहरादून में विगत काफी समय से नगर निकाय में भाजपा का पलड़ा भारी रहा है, भाजपा के मेयर रहे हैं। अब आने वाले समय में वर्तमान जो स्थिति है उसको देखते हुए बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही। और जहां तक स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने की बात है, तो स्मार्ट सिटी की शुरुआत से लेकर के और अभी तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिसमें स्मार्ट सिटी की या उन अधिकारियों की कहीं किसी स्तर पर प्रशंसा की जा सकती। देखिए, ऊपरी तौर पर जो है चीजों की लिपापोती करके बड़ा अच्छा आवरण एक तैयार कर दिया गया है, लेकिन अंदर खाने स्थितियां बहुत अच्छी नहीं जी। चाहे देहरादून में जब अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो जो महानगर का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत लगभग 4 से 4 विधानसभाएं इसमें आती हैं, और स्मार्ट सिटी का काम भी इन 4 विधानसभाओं में ही हो रहा है, जिनमें विनोद चमोली उनमें से एक विधानसभा धर्मपुर से हैं। तो अब इन 4 विधानसभाओं में जो सर्वाधिक काम है वो राजपुर क्षेत्र की विधानसभा में है, ठीक, और अन्य जो 3 विधानसभाएं हैं उनकी तुलना में इन विधानसभाओं में कम काम हुआ है। जहां तक विनोद चमोली ने जो बात कही है, मैं विनोद चमोली जी की बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। उसका कारण भी है क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, हम तो रोजमर्रा से गुजरते हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं एंकर यसी जी को छोड़ करके सभी लोग उन्हीं रास्तों से गुजर करके पहुंचते हैं चीजों को लेकर के अपने अपने गंतव्य पर। और हालात ये हैं कि किसी भी चीज को लेकर के कोई भी निर्माण पूर्णतया स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, हालांकि इस पर हमने इतनी बातें रखी हैं जैसे आपके चैनल पर भी, बिल्कुल, कि अब क्या कहें, मतलब कौन सा मुद्दा छोड़े कौन सा मुद्दा पकड़ने वाली बात है। लेकिन अभी मैं पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूं कि सर्वे चौक है यहाँ पे एक, वहां से इसी रोड गुजरती है जो उसको ईस्ट कैनाल रोड कहा जाता है जी। इस रोड के एक तरफ जहां कमिश्नर का ऑफिस है, वहां पहले पिछले सालों में वहां डक्ट पड़ रही थी,
ये लगभग 4x4 या 6x6 की डक्ट थी, चौखट एक सीमेंट के बक्से, ये डक्ट पड़ रही। फिर अचानक काम रुकता है और ये मेरे ख्याल से 40-50 मीटर या 100-150 मीटर तक ये डक्ट पड़ती है, उसके बाद काम रुक जाता है जी। ठीक। आजकल मैं देख रहा हूं कि उसके बाद एक अलग से नाली बन रही है वहां पे। अगर नाली बनानी है तो वो डक्ट कहां गई है, और उस डक्ट वो डक्ट उतनी ही 150 मीटर के पैच तक थी जी। ठीक। अच्छा, और दूसरी तरफ सड़क के जो दूसरी छोर पर, क्योंकि इसी रोड बड़ी सड़क है देहरादून की, बड़ा उसमें दबाव रहता है ट्रैफिक का, और बरसात जब होती है तो पानी का एक बड़ा फ्लो भी उसमें रहता है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी 9x9 की नाली बनी हुई है। इसके बाद आपका ही रुक करूंगी। ठीक है, तो ये हाल तो वहां तब है जब कमिश्नर ऑफिस के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, और देहरादून की सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी रोडों में, सड़कों में से एक है, क्योंकि देहरादून में अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब किसी को भी आना हो तो वो उसी सड़क मार्ग से गुजरते हैं। अच्छा, दूसरा, इन्होंने अभी डिवाइडर के नाम पर जो बिजली के पोल और बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू किया है जी। और सड़कों के बीचों बीच बिना किसी नाप के सड़कों की चौड़ाई नापी गई है कि कहां पे ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, जहां कहां पे कम चौड़ी सड़कें हैं, एक अंदाजे से, क्योंकि अंदाजा ही दिख रहा है जो स्थितियां हैं, सड़क के बीचों बीच में इन्होंने पोल लगा दिए हैं। अब रात के अंधेरे में कभी, क्योंकि उन पोलों में लाइट नहीं है, रात के अंधेरे में कभी कभी हमारे लिए भी वो जानलेवा सिद्ध हुई है कई बार, और बड़ी अगर मौसम खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है वहां से जाने में, क्योंकि कब आप आगे से सामने से कोई गाड़ी आए, लाइट बढ़े और आप किसी बिजली के खंभे से टकरा जाएंगे। ठीक है, दूसरा, वो डिवाइडर भी इतने इस तरह के नहीं है, क्योंकि बीच से कोई भी आकर के मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है कुलदीप जी, जरा मैं हनी पाठक जी का रुख कर लेती हूँ। हनी पाठक जी बहुत देर से हंस रही हैं। रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश रस्तोगी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, उससे पहले मैं जरा हनी जी का रुख कर लेती हूँ। हनी जी, किस बात पर आपको इतनी हंसी आ रही है? आपको लग रहा है यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, या विनोद चमोली जी झूठ बोल रहे हैं, और आपकी नजरों में ये पूरा स्मार्ट सिटी का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है? देखिए यशी, पहली चीज तो मुझे बहुत देर से तो हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी मैंने कुलदीप भैया की बात पे, मुझे इस बात पे हंसी आई कि उन्होंने कहा कि अगर फ्लैश लाइट पड़ती है तो हम भी कभी कभी टकराने की स्थिति में आ जाते हैं, और वो बात उनकी सही रही है, तो उस पर मुझे हंसी आई, क्योंकि ये हादसा मेरे साथ हो चुका है, उस पर मुझे हंसी आई थी। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, जो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी पे अभी तक कोई भी कार्य, बार बार सारी चीजों को सड़कों से ही लेकर क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। सिर्फ सड़कें ही आती है स्मार्ट सिटी कार्य के अंतर्गत। कुलदीप भैया शायद मेरे साथ पहले भी एक डिबेट में जुड़े थे, और उसमें भी स्मार्ट सिटी को ही लेकर बात हुई थी, तो उन्होंने एक पोल की बात मुझसे कही थी कि घंटा घर पे एक पोल है, जिस पोल को बीचों बीच वो पोल रखा गया है, उसकी वजह से काफी जाम की भी स्थिति आती है, और वो दिक्कत भी है। वो पोल, स्मार्ट सिटी को वहां से उस पोल को हटाना चाहिए। पुनीत राणा जी को अगर याद होगा तो वो शायद उन्होंने ये बात मुझसे रखी थी, और वो बात मैंने ऊपर तक ये बात पहुंचाई थी। आज वो पोल वहां पर नहीं है, तो कुछ सुझाव होते हैं, जो सुझाव दिया जाता है डिबेट में, अगर कभी कभी डिबेट में सुझाव आते हैं तो वो सुझाव दिया जाता है, जो वो पोल हटे हैं वहां से। और कुलदीप जी को याद होगा कि वो पोल की बात उन्होंने कही थी, और आज वो पोल वहां पर नहीं है। आपको याद होगा कुलदीप भैया, शायद आपने मुझसे उस पोल की बात उस डिबेट में कही थी, और आज आप ही बताइए इस चैनल के माध्यम से कि क्या वो पोल नहीं है, वहां पर वो पोल नहीं है। और आपको मैंने ही इस डिबेट में वादा किया था कि कुलदीप भैया ये बात पॉइंट एकदम उचित है, और मैं इसको मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगी, और उस बात को पहुंचाया गया, उस पोल को वहां से हटाया गया। दूसरी बात पॉइंट की मुझे कुलदीप भैया ने अभी ये कही है कि वहां पर कोई भी चीजों का नाप के बिना अंडरग्राउंड पाइप की जा रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाप के अनुसार ही वहां पर हर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड तार को किया जा रहा है, बिना नाप के कोई भी चीज को नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इस चीज की जो मीटिंग्स हुई है, इस चीज की जो बातें हुई है, उसका मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी संज्ञान लिया है। दूसरी बात कि ये सड़कों से अगर हट के हम बात करते हैं तो क्रैच बिल्डिंग स्थापित करी गई। क्रैच बिल्डिंग भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही स्थापित की गई, जिसमें कि देहरादून सचिवालय परिसर के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक मॉडल क्रैच सुविधा का निर्माण किया गया। जो सचिवालय आते हैं 3
रह सकते हैं। ये भी क्रैच बिल्डिंग स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। वृक्षारोपण का कार्य जितना तेजी से किया जा रहा है वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आती है। सरकारी भवन और ऊर्जा समाधान हेतु वर्षा जल का संचयन जो किया जा रहा है वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आता है। दून लाइब्रेरी में स्मार्ट समाधान के लिए जो लाइब्रेरी बनाई गई है वो भी स्मार्ट सिटी के कार्य के अंतर्गत ही आता है। स्मार्ट वाटर, स्मार्ट स्काडा सिस्टम भी स्मार्ट सिटी कार्य के अंतर्गत ही आता है। और जो अभी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें, जस्ट मिनट यशी जी, जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें डबल स्टोरी की आपको दिखाई दे रही हैं सड़कों पर दौड़ती हुई, वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आता है। और गढ़वाल मंडल के 77 और कुमाऊं मंडल के 58 ठीक है, ये सारे विकास कार्यों पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, राजेश जी की बात जरा सुन लेते हैं। राजेश जी काफी देरी से हमारे साथ जुड़े हैं। बात हो रही है तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये भी चीज आता है यशी जी, तो मैं तो इसको जरूर बताऊंगी ना। ठीक है, राजेश जी क्या कुछ कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर, और जिस तरीके से विधायक विनोद चमोली जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। सबको नमस्कार जी। स्मार्ट सिटी की घोषणा माननीय मोदी जी ने पहले वाले प्रधानमंत्री काल में कर दी थी। अभी भाजपा की प्रवक्ता भी बड़ा स्मार्ट सिटी का गुणगान कर रही थी, बहुत अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या झुग्गी झोपड़ियों के लिए कोई स्मार्ट सिटी के अंतर्गत योजना बनी? क्या जो देहरादून के अंदर जो बरसाती नदियां हैं, जो परमानेंट नदियां हैं जो बह रही हैं, क्या उनके किनारों को खाली करा करके उसका सौंदर्यीकरण और उन लोगों का पुनर्स्थापन करने की भी कोई इन्होंने रणनीति बनाई है, या केवल बस हल्ला ही मचाना है? सवाल का तुरंत जवाब दूंगी मैं। सवाल का तुरंत जवाब देती हूँ मैं राजेश जी के सवाल का। एक मिनट तुरंत देती हूँ, आप तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा। आप इसका तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा। सूर्यकांत धस्माना जी, आप तुरंत ही जवाब दे दीजिएगा राजेश जी। सूर्यकांत धस्माना जी शायद ये रुड़की में रहते तो इनको ये चीज का पता नहीं होगा। बिंदाल पुल के नीचे रहने वाली बस्तियों को जब हटाया जा रहा था और पुनर्स्थापित करने की बात करी जा रही थी तो सूर्यकांत धस्माना जी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ घंटा घर, गांधी पार्क और प्रेम नगर से जब बस्तियों को हटाया जा रहा था तो वहां पर बैठ गए थे और उन्होंने अनशन तक की चेतावनी दे दी थी और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ, बस्तियों के लोगों के साथ काफी ज्यादा प्रदर्शन कर दिया था कि यहाँ से बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा। राजेश जी कृपया इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि सूर्यकांत धस्माना जी अकेले ही क्यों दून की स्मार्ट सिटी के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं और आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं? बहुत अच्छी मैडम जी ने बात कही है। अभी मोदी जी के गुजरात में ही एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो चुकी है। क्या भाजपा का तंत्र, भाजपा सरकार और 56 इंच के छाती की सरकार इतनी कमजोर हो गई है, जो मोदी जी की योजना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी की योजना है, उसको कोई कांग्रेस का आदमी रोकेगा और आप रोक देंगे और डर जाएंगे? अरे आप बताइए, गंगा वहां की नदियों के तटों पर कितना काम हुआ, कितना वृक्षारोपण हुआ, कितना सुंदर बना। आप तो कमीशन खोरी में लगे हो और गले क्यों? आपके सरताज हरदा की आपने जवाब स्टिंग ऑपरेशन के नहीं सुने थे क्या, कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना खा लूं मैं आपके बंद कर लूंगा? तो सरताज तो आपके सर पे सजना चाहिए था और ताज के तो मुख्य वो आप ही हो। कौन उसको देख रहा है? आपके विधायक ही असंतुष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही असंतुष्ट हैं। आपके तो मंत्री भी गढ़वाली विरोधी हैं, गढ़वाल के विरोध है, थप्पड़ मारते हैं। आपके लिए चल रहा है करण महाराज जी के लिए गढ़वाल विरोधी और कुमाऊं विरोधी, कोई कार्रवाई नहीं होती। अंकिता भंडारी के हत्याकांड का कौन वीआईपी था, ये नहीं बता पाए। अरे तो आपको तो बताना पड़ेगा ना, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप तो लव जिहाद और लैंड जिहाद में लगे रहते हैं। आपको तो ये भी स्मार्ट सिटी के अंदर कितने हेक्टेयर भूमि ली है आपकी गवर्नमेंट ने? कहाँ होगा वो? उसमें जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा? जो गड्ढा, एक सड़क बनती है उसका गड्ढा भी नहीं भरा जाता, चाहे इलेक्ट्रिक वाले हो, चाहे कोई पाइपलाइन डालने वाले हो। कैसी बात कर रहे हो? आपके तो खुद ही भाजपा वाले नाराज हैं।
आपके कर्मों से स्मार्ट सिटी को लेकर के। मेरा ये कहना है मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना दी है उत्तराखंड राज्य को, इसको राजनीति के झमेले से बाहर निकल करके ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिए, इसको पूरा करना चाहिए। जैसे एक हाईवे बन रहा है हरिद्वार से देहरादून जाने के लिए, वो आज तक नहीं बना। शांति कुंज के सामने आज भी आप निकल नहीं सकते। आप आइए, राजधानी जाना है, देश आ रहा है चारों धाम की यात्रा में, शांति कुंज के सामने राजेश जी आपको यहाँ पर रोकती हूँ जरा। स्मार्ट सिटी मेरा सवाल हनी जी आपसे है कि जब इतना बड़ा गोलमोल है, इतना बड़ा झोल है इसमें, आप बता ही नहीं रहे हैं उसमें क्या है, कहाँ है। ठीक है राजेश जी, मैं यहाँ पर हनी जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि हनी जी, जिस तरीके से आपने पहले शुरुआत में कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे विधायक जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, कमियां दिख रही हैं तो बता रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? ये टाइम पीरियड एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, ये जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है? साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है कि जब यही काम विपक्ष करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? विपक्ष जब स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाता है तब आप कहते हैं स्मार्ट सिटी का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, और जब खुद की ही पार्टी के लोग यहाँ पर सवाल उठाने लग जाते हैं तब आप कहते हैं कि तो अच्छी बात है कि कमियां उजागर हो रही हैं। तो जब विपक्ष कमियां उजागर कर रहा होता है तब भी सुन लिया करिए ना कि क्या कह रहा है विपक्ष। कमियां अभी तक ये जो 3 पैनल आपके ऊपर बैठे हैं ना, विपिन खन्ना जी, अनुपम खत्री जी, कुलदीप सिंह राणा जी, इन्होंने कमियां पॉइंट की बताई थी तो उनको सुना जाता था। कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी राजेश रस्तोगी जी जुड़े हैं, इन्होंने सबसे पहले उल्टी चीजों की उल्टी गंगा बहानी शुरू करी। इन्होंने कहा कि आपके विधायक और मंत्री गढ़वाल विरोधी हैं, और जिसमें इस पर डिबेट मैंने 3 अटेंड करी है कि इनकी कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता को बयान देना पड़ा था खुले में आकर कि इनके करण मारा प्रदेश अध्यक्ष जी गढ़वाल विरोधी है, उन पर कुमाऊं के विरोधी हैं, उन पर ये आरोप लगे थे और उनके उपसाथ मारपीट भी कांग्रेस के कार्यालय थप्पड़ मारोगे क्या? थप्पड़ मारोगे क्या? उल्टी चीजें ये बता रहे हैं। देखिए इनके जवाब सुनिए, थप्पड़ मारोगे क्या? देखिए इनके जवाब सुनिए, थप्पड़ मारोगे क्या? राजेश जी थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा का ख्याल रखें। थोड़ी राजनीतिक मर्यादा का पालन तो करो। आप एक मंत्री थप्पड़ मारने वाली बात आप उसके खिलाफ बोले, मंत्री के खिलाफ बोले। आपने कहा अंकिता भंडारी के किस प्रवक्ता को आप जोड़े हो यशी जी? राजेश जी आपको पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। राजेश जी आप सत्ता पक्ष से जुड़ी हैं, कितनी गंभीर हैं, थोड़ा सोच समझ के तो बात करो। आप स्मार्ट सिटी की बात करिए। आपने अभी गढ़वाल विरोधी की बात करी है, तो मैंने गढ़वाल विरोधी की बात करी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पे गढ़वाल विरोधी की बातें लगी है। चलिए हनी जी और राजेश जी विपिन खन्ना जी, हनी पाठक जी को, राजेश जी को म्यूट कर दिया जाए, पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात अभी पैनल की आप कैसी चीजों को बात लेकर कर रहे मैं हैं? यहाँ पर पेन और पहले पेपर कांग्रेस और लेकर बैठी। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बंद हो जाए, उसके बाद अगर हमें कुछ बोलने का मौका मिले। मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, आपस में लड़ा भिड़ा करते हैं। देखिए जी, मेरा मानना ये है आपस में लड़ना भिड़ा नहीं करते हैं। मेरे हाथ में पेन और पेपर है ऑन पेज, उसमें मैं दिखा सकती हूँ। मैंने इतने पॉइंट्स नोट भी किए हैं और बाकी पेन पेपर पीछे भी आप देख सकती हैं। जो पैनल के लोग मुझे बता रहे हैं सुझाव, मैं उसको नोट कर रही हूँ। अच्छी बात है हनी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिबेट सार्थक होगी अगर आप इस तरीके से काम कर रही हैं तो। ये पता नहीं कहाँ गढ़वाल विरोधी कुमाऊं विरोधी लेके चले जा रहे हैं डिबेट को, राजेश पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, विपिन जी को सुन लेते हैं। राजेश जी मैं आऊंगी अभी आपके पास। राजेश जी मैं आती हूँ। राजेश जी, हनी जी को एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि अगर स्मार्ट सिटी का काम प्रॉपर तरीके से करवाना है और टाइम पर करवाना है तो इनको कहिए कि सरकार से बोले कि जो अधिकारी और कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दें, उसके बाद ये काम की में गति आ पाएगी। देखिए यशी जी, अगर हम सड़कें और फुटपाथ नापने लगे तो मुझे लगता है कि ये डिबेट पूरी रात चल सकती है और पूरा दिन चल सकती है, 24 घंटे चल सकती है। मेरा मानना है कि सतपाल महाराज जी का रोना बिल्कुल सही था कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अधिकारियों के सामने पंगु साबित होने जा रही है। और अभी हनी पाठक जी की 2 बातों का जवाब मैं देना चाहूंगा।
हनी पाठक जी ने कहा कि कार्यालय तैयार हो रहे हैं और सड़कों की बात ही क्यों करी जा रही है। तो मेरा मानना यह है कि जनता सड़कों से ही गुजरती है, असुविधा सड़कों से ही होती है, ट्रैफिक जाम की समस्या जनता को सड़कों से ही होती है। दूसरा, अभी हनी पाठक जी ने कहा कि बंदाल पुल के जो नदी है उसके किनारे से हम अतिक्रमण हटा रहे थे और उनको पुनर्विस्थापित करने की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि आप कम से कम कैमरे के सामने आकर झूठ ना बोलें। आप उजाड़ना तो जानते हैं लेकिन पुनर्विस्थापित करना नहीं। कहां पुनर्वास कर रहे थे आप बताइए? योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने घर हमने दिए हैं, योजना में कितने लोगों को अब तक आवास मिले हैं? आप बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को आवास मिले हैं? और जो बिंदाल नदी के किनारे रहते हैं लोग, वो उनकी विचारों की हैसियत प्रधानमंत्री आवास पर भी मकान लेने की नहीं है, फ्लैट लेने की नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं? तो उजाड़ने से पहले आपने किसकी व्यवस्था करी है? अगर कांग्रेस का ठीक है विपिन जी और हनी जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कह सकता हूँ 2017 की तुलना में स्वच्छता का कार्यक्रम बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है, लेकिन उससे भी आगे के कदम के लिए हमें तैयार होना होगा, उससे भी आगे के लिए। और इसमें छोटे से परिवर्तन से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर स्वच्छता मिशन के बारे में जो यहां पर बात हुई थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता कितनी प्यारी। उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को जिस अभियान की शुरुआत की थी उसमें स्वच्छता अभियान की थी और उसमें स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और हमारा प्रयास भी होना चाहिए, हम अपने घर को अच्छा रखते हैं, अपने नगर को अच्छा रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये हमारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही अपने नगर को भी हम साफ सुथरा करें। यह काम महापौर का भी है, चेयरमैन का भी है, पार्षद का भी है। जो अधिकारी है वे उनका सहयोग करेंगे, वे उनका सहयोग करें। पहली प्राथमिकता स्वच्छता का होना चाहिए। स्वच्छ हमारा नगर साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, कूड़े का ढेर कहीं नहीं दिखना चाहिए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, इससे पहले जनता जगे उठे तब तक कूड़ा साफ। साथ साथ हमें नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कमेटी का गठन भी करना चाहिए, वार्ड वाइज, मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला स्वच्छता कमेटी। मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का काम क्या होना चाहिए? वो लोगों को बताएं, घर का कूड़ा घर के ऊपर से सीधे फेंक करके नाली को निशाना लगा करके ना फेंके, बल्कि घर का कूड़ा जब लाते हैं इकट्ठा करिए और जब अपने घर में ही एक डस्टबिन रख लें और उसमें जैसे ही जब वहां पर कोई गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है उसमें डालिए, या जहां कूड़ादान है वहां ले जाकर के आप डालेंगे, अच्छा लगेगा। एक सिस्टम के साथ आप जुड़ेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में जीते हुए मेयर और अध्यक्षों से बातचीत कर रहे थे, संवाद स्थापित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम स्मार्ट सिटी की, और मैं यहाँ पर अनुपम खत्री जी का रुख करना चाहूंगी। अनुपम जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, एक बात जो अभी बीच में उठ के आई है कि सतपाल महाराज तो खुद ही कह रहे थे कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। बिल्कुल। जैसे मैं खन्ना साहब को कहना चाहूंगा, जैसे जनता आज कहती ना नेता हमारी बात नहीं मानते, क्यों? नेता सीना चौड़ा करके कहते हैं कि नोट लेके वोट दी तुमने तो काहे सुने तुम्हारी। तो ऐसे अधिकारी भी नोट देके पोस्ट ले रहे हैं, तो वो भी क्या क्यों सुनेंगे उनकी? तो ये तो जैसे कुछ ऐसा ही होता है ना। लेकिन मैडम, जितना भी स्मार्ट सिटी का ये टॉपिक हमारा चल रहा है, ये बात तो फैक्ट है, इसे नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता कि बड़े अनियमित तरीके से इस काम को किया जा रहा है। मैनेजमेंट की इसमें घोर कमी है, बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कई बार सीईओ बदले गए हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट वही है। जिला अधिकारी खुद इसकी सीईओ है, फिर भी उसके बाद उतने सुधार नहीं देखने को मिल रहे हैं जितने सुधार आ जाने चाहिए थे। एक पक्ष हम ये भी मानते हैं कि सरकार लगातार अगर एक्सपेरिमेंट कर रही है, बदलाव कर रही है, तो कवायद तो कर रही है। वो भी चाह रहे हैं कि भाई ये जल्दी से जो फजीहत निपटे, और ये हड्डी जो गले की फंस गई है, इस हड्डी को कहीं तो एक जगह सेट करें उगलने या निगलने में। लेकिन अब स्थिति कमोबेश गंभीर हो गई है। जिस हिसाब से मैं पिछले लंबे समय से स्मार्ट सिटी के काम को ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ,
मेरा पहले भी कहना था कि सड़क पे आने के बाद ये योजना धड़ाम हो जाएगी। आपने इमारतें बनाई, उनका एक अलग पहलू है, वो एक जगह पे होने वाला निर्माण है। लेकिन जब हम सड़कों पे पहुंचते हैं, सिविल लाइन पहुंचते हैं, बिजली के खंभे अंदर करने की बात करते हैं, बिजली की लाइनें छुपाने की बात करते हैं, तो इससे सीधे सीधे जनता का संपर्क होता है, क्योंकि सारा काम सड़कों पे होता है। और ये बड़े सुनिश्चित और बड़े व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इसके लिए एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय हनी जी कह रही हैं, भाजपा की प्रवक्ता, की इसमें अगर कोई सुझाव है तो दीजिए। तो सुझाव इसमें सबसे बड़ा यही है मेरी तरफ से कि इसको एक व्यवस्थित प्लान की तरह करें। इसमें ये पता हो कि कितने बजे से कितने बजे काम करना है, पब्लिक किस समय सड़कों पे कम होती है, काम निपटाते समय जब जाना है तो क्या क्या संभाल के जाना है। जैसे हम घर में खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद टेबल से बर्तन भी तो संभालते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, वो गड्ढा खोदते हैं और खोद के चले जाते हैं। अगल बगल वो टेप सा लगा देते हैं, वो भी फटफटा के दूर हो जाता है। कभी कुछ लोग गिरते हैं, कुछ को चोट लगती है, कईयों को इसमें चोट लग चुकी है, कई दुर्घटनाएं इसमें हुई हैं। सरकार को जरूरी है इस पक्ष को देखना। अधिकारियों को अपॉइंट किया है उनके ऊपर। राजेश जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया कुलदीप राणा जी आपकी। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। स्मार्ट सिटी को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए और ईमानदार अधिकारियों को लगाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवक्ता जी उनके सामने रखेंगी। ये जो सीईओ है, इसके डीएम को ही पावर दे रखी है, तो इसके लिए सीईओ की नियुक्ति अलग से होनी चाहिए, जो लगातार 24 घंटे इसको देखे। और जनप्रतिनिधि से भी बात, जब हमारे ऊपर ये संकट आया कोरोना का, तो मोदी जी के कहने पे देश 1-2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले, हम लोग 30 दिन तक बाहर नहीं निकले। तो जब कोई काम होगा धरातल पे दिखाई देगा तो जनता भी सहयोग करेगी। हफ्ता 10 दिन कोई रोड बंद भी करना पड़े तो बंद करो, काम ईमानदारी से करो, अच्छा करो, सुंदर। ठीक है कुलदीप राणा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, बहुत कम शब्दों में चाहूंगे। देखिए, ऐसी जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं और जिस प्रकार से काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये काम अपने अंजाम तक सही तरीके से पहुंच पाएगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं। हालांकि सरकार को चाहिए, और मैं तो निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री इसमें खुद आकर के मॉनिटरिंग कर लें, एक बार आकर के देख लें, है ना। देहरादून से बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है कि जहां काम हो रहा है, अगर वो उसके लिए निरीक्षण भी करेंगे तो उन्हें सारी खामियां और खूबियां दोनों नजर आ जाएंगी। और दूसरी चीज, राजनीतिक रूप से यह योजना चूंकि देहरादून की 4 विधानसभाओं को प्रभावित करती है, तो ये एक ऐसी योजना थी जो आने वाले समय में लंबे समय तक भाजपा को लाभ देती, क्योंकि ये काम ऐसे थे जिसको जनता रोज देखती, इनका रोज उपयोग करती। और अगर अब स्थितियां ये हैं कि इन्हीं कामों की वजह से आने वाले समय में जो इन 4 विधानसभाओं की जनता है, उनके सामने भाजपा के प्रतिनिधियों के लिए सवाल खड़े होने जा रहे हैं, तो जो राजनीतिक रूप से उनको चुनाव में भी नुकसान देगा। तो इसलिए जितना समय हो सकता है, क्योंकि अब बरसात आने वाली है और पिछले 1 हफ्ते से तो उत्तराखंड में लगातार या देहरादून में बरसातें हो रही हैं और स्थितियां हमारे सामने निकल करके आ रही हैं। पलटन बाजार की नालियां भरी हुई हैं, है ना। बाकी नालियों की स्थितियां बड़ी अजीबोगरीब हैं। मैं हनी जी ने एक बात कही थी, मैं हनी जी को एक बात और कहूंगा कि हनी जी थोड़ा सा दर्शनलाल चौक से बुद्धा चौक की तरफ जाइएगा, आपको वहां पे थोड़ा सा सड़क की स्थिति पता लग जाएगी, किस तरह से वो जिग-जैग में नाली बन रही है, तो शायद आप उसको भी आगे संज्ञान ले पाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी को लेकर, जहां बीजेपी ही सरकार के जो विधायक हैं वो स्मार्ट सिटी के कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष लगातार इस स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर सवाल उठाता आया है। हालांकि कहीं ना कहीं एक बार बात फिर आकर यहीं पर रुकी है कि क्या मंत्रियों की नहीं सुनते हैं अधिकारी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या स्मार्ट सिटी के काम में नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।